भाई हमने एडवांस सीआईटी के कोर्स में क्या लिया है, हमने एडमिशन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मौजूद हैं क्लास में टाइम पर। अच्छा मुझे बताएं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो आपके हवाले से, कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक कर रहे हैं अभी मैट्रिक में? कितने बच्चे मैट्रिक क्लास में? ठीक हो गया। और कितने बच्चे जो मैट्रिक कर चुके हैं? इंटर में कितने बच्चे हैं इंटरमीडिएट के? और इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन वाले कितने बच्चे हैं? कोई नहीं है, यानी कि सारे इंटर और मैट्रिक वाले बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा आप में से बताएं, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर पहले इस्तेमाल नहीं किया? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रॉपर तौर पे कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया? देखा हुआ है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सही तरीके से कंप्यूटर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तो चलें, ठीक है बेटा, आइडिया हो गया मुझे, जबरदस्त हो गया। तो चले हम क्लास का आगाज करते हैं और हमारी आज पहली क्लास है। इसमें हमने क्या सीखना है, पहले हम देखते हैं कि हमारा कोर्स क्या है, इस कोर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। कितने महीने का कोर्स है हमारा? 6 महीने का हमारा कोर्स है। ठीक है, 6 महीने का ड्यूरेशन है और 2 मॉड्यूल्स होंगे हमारे इसमें। पहला मॉड्यूल 3 महीने का होगा, दूसरा मॉड्यूल भी 3 महीने का होगा। और इन तमाम मॉड्यूल्स में हम सीखेंगे क्या? देखिए पहले हमने सीखना है कैनवा के हवाले से, कैनवा क्या है हमारे पास, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम एमएस वर्ड को साथ साथ मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर हम पावर पॉइंट को लेके चलेंगे और इसके बाद हम एडवांस एक्सेल पे जाएंगे और फाइनेंस एंड अकाउंट सीखेंगे। लास्ट में हमारी जो क्लासेस होंगी वो बेसिक ई कॉमर्स के हवाले से होंगी, ठीक है। देखिए हमारे इस कोर्स का जो मेनली मकसद है वो यही है कि आप इस काबिल हो जाएं कि अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स क्या है? बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस। एक होता है फिजिकल स्टोर, जो आपकी मार्केट्स होती हैं, आप मार्केट में कोई चीज लेते हो, दुकान खरीदते हो, खरीदने के बाद दुकान को खोलते हो, आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होते हो, ठीक है। तो तब आप कोई चीज बेचते हो तो वो आपका कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। आप फिजिकल आपकी कॉमर्स होती है। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू चीजें बेच रहे हो। तो इंटरनेट पे चीजें बेचने के लिए आपको क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे चीजें कैसे बिकेंगी? भाई आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट मौजूद है, आप अगर उसको मार्केट में बेचना चाहते हो तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? भाई आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट मौजूद है, आपने उसको बेचना है। नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? हम फिजिकल मार्केट की बात करें, ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहे। क्या करना पड़ेगा? स्टोर कैसे क्रिएट होगा? कैसे क्रिएट करेंगे स्टोर? हाँ, हम जाएंगे दुकान में जाएंगे और हम कोई दुकान रेंट पे ले लेंगे। रेंट पे लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? सामान रखना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी। अच्छा दुकान भी ले ली, प्रोडक्ट भी मैंने रख दिया और दुकान का शटर एनी टाइम बंद होता है, तो क्या प्रोडक्ट बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। इसलिए क्या कहा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो लिहाजा हमें दुकान को ओपन करके रखना पड़ेगा ताकि लोग देखें और देखने के बाद हमसे क्या करें, परचेज करें। इसी तरह से जब ई कॉमर्स की बात की जाती है तो क्या किया जाता है, हमें प्रोडक्ट को दिखाना होता है लोगों को। भाई किसके जरिए दिखाना होता है? सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में क्या होता है? फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया और टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहां पे अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एड, चलो एड लगाने होते हैं, लेकिन एड में क्या दिखाओगे? प्रोडक्ट की तस्वीरें दिखाओगे ना, प्रोडक्ट की वीडियो दिखाओगे, तो आपको एड क्रिएटिव चाहिए होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक जो नॉर्मल बंदा दुकान में काम कर रहा है, फिजिकल बिजनेस में काम कर रहा है, उसको तो ये काम करना नहीं आता ना। ऑनलाइन तो वो एड क्रिएटिव नहीं बना सकता। तो हमने वो सारे पैरामीटर सीखने हैं कि जो ऑनलाइन काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायर होते हैं कि एड क्रिएटिव कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे बनानी है, वीडियो एड कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। भाई एड क्रिएटिव बन गया, अब क्या करें?
अब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाने होंगे हमें, ठीक है। कुछ भाई आपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, आपने उनका क्या बनाना है, एक पूरा आपने बनाना है उनका, क्या कहते हैं, आपने लेटर बनाना है कि भाई ये बंदा इन इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, या आपने किसी को एप्लीकेशन देनी है, आपने किसी को लेटर देना है कि भाई आपकी इस टाइम के बाद ज्वाइनिंग है, तो ये सारे काम कैसे करेंगे, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अलग टूल आपको चाहिए होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना भी हम सारी सीखेंगे। ठीक है, सबसे मेन पार्ट क्या होता है बिजनेस का, जिसके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता, वो क्या है? चले वो तो पैसे तो है ही है, पैसे होंगे तो स्टार्ट हो जाएगा ना, लेकिन पैसे भी हैं, सब कुछ है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, लेकिन उसके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। क्या चीज है वो? भाई सेलमैन भी रख दिया है, कामयाब नहीं हो सकता। हिसाब किताब ना, भाई हिसाब किताब नहीं कर रहे हो, भाई आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट लेने के बाद आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, आप बड़े खुश हो रहे हो, वाह यार मेरी प्रोडक्ट तो बिक रही है ना। आप माल खरीदते जा रहे हो, प्रोडक्ट बेचते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। आपने कैलकुलेशन ही नहीं की भाई फायदा भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई 10 बंदे मिलके काम कर रहे हैं, इतनी सारी एफर्ट कर रहे हैं, एट एंड आपने प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया, तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका बिजनेस, भाई प्रोडक्ट बिक रही है, लोगों को लग रहा है बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा? जब आप अकाउंटिंग करोगे, जब हिसाब किताब करोगे, जब आप हिसाब किताब करोगे आपको पता लगेगा भाई मेरा बिजनेस का ये तो लॉस में जा रहा है। लिहाजा फिर आप उस स्टेटमेंट को देखते हुए, उस सारी चीजों को देखते हुए आप क्या करोगे? आप कुछ डिसीजन लोगे, भाई मुझे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, मुझे मार्केटिंग में कम पैसे चलाने हैं, मुझे ये काम करना है। तो डिफरेंट डिसीजन आप लोगे अकाउंटिंग की बुनियाद पर, तो जब आपके बिजनेस क्या होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो हिसाब किताब भी हमने सीखना है, ठीक है। अब हिसाब किताब डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे हम करना सीखेंगे, हम एक्सेल सीखेंगे, इसमें हम फाइनेंस एंड अकाउंट्स को सीखेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर एंड हम जाएंगे जब ये सारी स्किल हमें आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, या फॉर एग्जांपल एड क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, हिसाब किताब कैसे करना है। फिर एंड में आपकी एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो आपने उसको मार्केट कैसे करना है, ठीक है। आपको एक पाथवे बता दिया जाएगा। अब देखें ऑब्वियस ही बात है, जो ई कॉमर्स का कोर्स होता है वो 6 से 8 महीने, 8 से 1 साल को होता है। अब जाहिर सी बात है उस डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस ओवर द कोर्स में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेल्फ लर्निंग के काबिल हो जाएंगे। सेल्फ लर्निंग क्या होती है? हम आपको उन स्टेप से गुजारेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपने कुछ सॉफ्टवेयर सीखे, भाई क्या सारी जिंदगी ये सॉफ्टवेयर तो नहीं रहेंगे ना, दुनिया क्या हो रही है, अप टू डेट होती चली जा रही है ना, सॉफ्टवेयर अप टू डेट होता है ना, तो दुनिया भी क्या होती चली जा रही है, अप टू डेट होती चली जा रही है। तो लिहाजा क्या होगा भाई, आपके अंदर सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमने अपने आप को किस तरह से उसके साथ क्या करना है, अलाइन करना है और नई चीज को सीखना है। भाई क्या सारी जिंदगी कोर्स ही करते रहोगे? नहीं ना, ठीक है। तो हमने वो चीज भी सीखनी है कि किस तरह से हम लर्निंग के काबिल हो, कि नया कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, नई कोई एप्लीकेशन आ जाए तो उसको हमने किस तरह से सीखना है, किस तरह से इंटरनेट जो क्या है कि एक बहुत बड़ा नॉलेज का समंदर है, उसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, एक काम का कोर्स कैसे निकालना है जिसको सीख के हम आगे अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है, इस पूरे कोर्स में सीखनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, भाई आप आईटी का कोर्स करने लगे हैं तो क्यों करने लगे हैं, मतलब क्या सोच के आपने आईटी के कोर्स, आपने सोचा कि भाई हम आईटी का कोर्स करते हैं, हम कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, क्या सोच के आपने किया? कोई बताएगा मुझे जरा, हैंड रेज करें, कौन बताना चाहेगा? हाँ भाई, ठीक हो गया। ठीक है, वेरी गुड भाई, बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई हो क्या रहा है कि बहुत सारे हमारे जो फिजिकल वर्क हैं, जैसे आप आया कोविड आया, आपने कोविड में देखा बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस हमारे क्या हो गए, बंद हो गए, है ना। और वही बंदा सस्टेन रहा जिसने क्या किया, अपने आप को कंडीशन के लिहाज से एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करने के बाद अपने बिजनेस को वो ऑनलाइन लेके चला गया, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी बात कही। और कोई बताना चाहेगा भाई क्यों आए आईटी में? और कोई?
हाँ भाई शहजादे, लास्ट में आप बताओ क्या रीजन है ज्वाइन करने का? ठीक हो गया, सीखना था तो आए, ठीक हो गया। भाई सीखना क्यों चाहते हैं आप? नहीं, आप सीख के करेंगे क्या, पता करके क्या करेंगे, क्या आउटकम निकालना चाहते हैं? हाँ, उससे क्या होगा? कंपनी में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हाँ ठीक है भाई। तो मेन रीजन क्या है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए, गुड हो गया बेटा, जबरदस्त। तो हमें क्या करना है, इन्होंने क्या किया, अपनी कंडीशन को अच्छा करने के लिए या कुछ आगे ग्रो करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनका भी चले एक रीजन है, इन्होंने ज्वाइन किया। और कोई बताना चाहेगा क्या रीजन था? हाँ भाई हीरो, आप बताओ क्यों लिया आपने एडमिशन इसमें? पैसे कमाने के लिए? ठीक हो गया, जबरदस्त, चले जबरदस्त हो गया। हाँ भाई आपने बताया, चलो आप बताओ। ठीक हो गया भाई, आगे सारा दौर टेक्नोलॉजी का आ रहा है तो लिहाजा इन्होंने किया, जबरदस्त हो गया, गुड बेटा। आप बताओ शहजादे। अच्छा आगे इसी का दौर है, ठीक हो गया। हाँ भाई हीरो, आप बताओ। ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड। ठीक हो गया, जबरदस्त। हाँ भाई हीरो, क्यों कंफ्यूज बैठे हुए हो? तुम बताओ क्यों ज्वाइन किया है, क्या रीजन था? ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया बेटा, जबरदस्त, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया बेटा। अच्छा भाई देखें, आप सबने बेटा बिल्कुल ठीक कहा, आप सबके रीजन बड़े बेहतरीन है, जबरदस्त है। लेकिन हम कुछ सॉलिड रीजंस की बात करते हैं कि भाई हमें क्यों आईटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इसके फायदे हैं और बहुत ज्यादा बड़े फायदे हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें किसकी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बात करें साल 2022 की, अगर हम 2022 की बात करते हैं, 22 का डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? फार्मिंग वगैरह को, जो फसलें वगैरह उगती हैं, आपके जो अनाज वगैरह उगते हैं। तो देखिए जब से पाकिस्तान बना है, भाई कितने साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए? ठीक है, 75-76 साल हो चुके हैं। 75-76 साल से इंडस्ट्री चल रही है और टोटल एक्सपोर्ट कितनी है? $5.47 बिलियन। 2022 की बात कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू एक्सपोर्ट की फॉर्म में हमें एग्रीकल्चर वाला सेक्टर क्या करता है, हमें देता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम भी कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद है कि $5.47 बिलियन की क्या है, हमारी एक्सपोर्ट है। फिर बात करते हैं किसकी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल क्या है? कपड़े की सनत। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास कॉटन मौजूद है, हमारे पास डिफरेंट तरह के धागे मौजूद हैं। उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको भी आए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन इतने ही साल हो गए जब से पाकिस्तान बना है। और इसने ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके देती है? $13.75 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। अब देखिए, लेकिन पाकिस्तान में जो आईटी हमारे पास मौजूद है, आईटी कब से आई है? इसको आए हुए चंद साल हुए हैं। इन चंद सालों में इसका जो एक्सपोर्ट है कितनी हो चुकी है? $3.5 बिलियन हो चुकी है। ये तो पुराने स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अभी आप हिसाब लगा लें, 3 साल आगे आप चले जाएं तो इसकी कितनी ज्यादा एक्सपोर्ट हो चुकी होगी। और मुमकिन है कि ये हमारी एग्रीकल्चर को क्रॉस कर चुकी होगी। ठीक है, तो एक तो बात ये कि भाई हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी हमें बता रही कि भाई इसके अंदर, और देखो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ाने की एक लिमिट है। ठीक है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाने की एक लिमिट है, लेकिन इसमें लिमिट ही कोई नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई जितना पूरे पाकिस्तान का जीडीपी है ना, उतना ज्यादा आप समझ लें कि इंडिया क्या करता है, अपने आईटी की एक्सपोर्ट से निकाल रहा होता है। अब हम थोड़ी सी रेवेन्यू लेने के लिए हम आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो सकती है? डेवलपमेंट हो सकती है।
अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं और क्या क्या फायदे हैं। देखिए भाई, पहली बात क्या है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आईटी की फील्ड में। किस चीज की? एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? किसे कहते हैं? है किसी को आइडिया? बताओ। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त, गुड हो गया बेटा। देखिए भाई, एंटरप्रेन्योर हमारे पास वो बंदा होता है जो माशरे में, किसी सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उस प्रॉब्लम को ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसका हल निकालता है, हल निकालने के बाद किसी भी बंदे को, माशरे को वो हल देता है, और उस हल से क्या करता है? वो पैसे कमा रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जब हमारे पास जो मोबाइल फोन थे वो क्या थे? वायर वाले मोबाइल फोन थे। किसी बंदे ने देखा कि भाई अब उन वायर वाले मोबाइल फोन को हम कहीं लेके तो नहीं जा सकते ना, किसी टेलीफोन बूथ में जाके हमें कॉल करनी पड़ेगी, एनी टाइम हमारे साथ नहीं रह सकता। भाई कहीं पे टेलीफोन बूथ मौजूद नहीं है, मैंने कॉल करनी है किसी को, क्या टेलीफोन बूथ ही ढूंढता रहूंगा मैं? समझ आ रही है? तो लिहाजा उसने क्या किया? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसने क्या किया? वायरलेस मोबाइल को इजाद कर दिया। और देखें, उस छोटी सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कितना ज्यादा वो अमीर हो चुका है। ठीक है, वो कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर चुका है। तो भाई आईटी के सेक्टर में आप देखें, बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ज्यादा मौके हैं। एक बात तो ये समझ आएगी कि प्रॉब्लम लामहदूद है, आप देखते चले जाए, अभी भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मौजूद है, आप उनका सोल्यूशन निकाल के रखें और आपके पास क्या आएगा? आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अपना बिजनेस क्रिएट करने की। दूसरी बात देखें, अब फर्ज करें कि आप एक आपने बड़ी बेहतरीन एजुकेशन हासिल की है, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं या एक मैकेनिकल इंजीनियर आप बन रहे हैं, आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन चुके हैं, दुनिया के बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अब होता क्या है कि, और आपकी स्किल को कोई बंदा पहुंच ही नहीं पाया अब तक आज के दौर में। अब क्या होता है, अमेरिका में एक मशीन खराब होती है और अमेरिका वाले जितने इंजीनियर हैं सारे क्या करते हैं? अपनी जोर आजमाई करते हैं, उनसे मशीन ठीक नहीं होती। अब वो उनको पता लगता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, बड़ा कमाल का है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करें? उसको बुलाते हैं और उससे मशीन ठीक करवाते हैं। तो बताएं क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यहां से आपको टिकट बुक करवाना पड़ेगा, अपना टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा, वहां पे मशीन आप ठीक करोगे, ठीक करने के बाद दोबारा यहां पर आओगे, कितना टाइम जाया हो गया। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं है भाई। आप कोई वेबसाइट किसी कंपनी ने बनाई हुई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसमें कोई भी खराबी आती है, आप क्या कहते हो? आप उनसे जस्ट इंटरनेट पे एक्सेस लेते हो, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हो, तो आपको बिलियन, आप कह लें कि डॉलर्स में आपकी इनकम होती है, डॉलर्स में वो आपको पे कर रहे होते हैं। तो आप ना आपके टिकट का खर्चा हुआ, ना आपका टाइम जाया हुआ, घर बैठे आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने पैसे कमा लिए। ठीक है, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज क्या है? बहुत ज्यादा है। या फर्ज करें कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने इंडस्ट्री लगानी है, तो आप क्या करोगे? आपने कहा भाई मैंने बिलियन डॉलर कमाने, मैंने करोड़ों रुपए मैंने कमाने, क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी सी जगह खरीदनी पड़ेगी, ऐसे ही ना? उस बड़ी सी जगह में क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री में क्या लानी पड़ेगी? करोड़ों रुपए की मशीनरी लानी पड़ेगी, मशीन लेकर आगे अब क्या चाहिए? अब एम्प्लॉइज चाहिए। एम्प्लॉइज कैसे ही काम करेंगे? नहीं, एम्प्लॉय को ट्रेन करने वाला भी चाहिए, ट्रेनर बुलाओगे, एम्प्लॉय को ट्रेन करवाओगे, एम्प्लॉय को ट्रेन करवाने का जब वो रेडी होंगे फिर आप मशीनें आपकी चलेंगी, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल पे काम होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगी, फिर जाके मार्केट में वो होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा है? आपको अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे तब जाके आपका वो बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई। आपका छोटा सा कमरा हो, 8 से 10 आप लैपटॉप रखें और उन लैपटॉप पर आप क्या करें? लोगों को वेबसाइट्स बना के दें, लोगों की आप कह लें कि फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, वहां पे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, तो आप घर में बैठे हुए क्या कर सकते हैं? आप भाई देखें 10-10, 20-20 कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो बिलियन डॉलर कमा रहे होते हैं। उनकी बिलियन डॉलर्स में, आपके लिए मिलियन डॉलर्स में उनकी क्या होती है? इनकम होती है। क्यों? क्योंकि छोटा सा स्पेस में क्या एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है भाई। 10 कंप्यूटर रखे हुए कितनी जगह घेर रहे हैं? एक छोटे से रूम की जगह घेर रहे हैं, लेकिन उससे आप क्या कर रहे हैं? आप लाखों करोड़ों रुपए का काम करके दे रहे हैं।
ठीक है, तो इसमें आईटी में क्या है, ग्रो करने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत ज्यादा इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद देखें हायर एवरेज सैलरीज। इसका मतलब क्या है कि बाकी जितनी भी फील्ड्स आपके पास है, मेडिकल की फील्ड उठा के देख लें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी फील्ड, लॉयर की किसी भी चीज की फीस उठा के देख लें, सैलरीज उठा के देख लें, क्या होता है भाई, उनका एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होता है कि भाई आप आए, आप फ्रेश, आपने ग्रेजुएशन की, आपकी सैलरी ही होगी, 2 साल के बाद ये स्केल होगा, फिर ये स्केल होगा, फिर ये स्केल होगा। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं होता। एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा जाता है बीएस कंप्यूटर साइंस करने के बाद, तो उसकी इनिशियल सैलरी कितनी लगती है, 40 से 50 हजार लगती है। लेकिन अगले साल क्या होता है, उसको 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह की ऑफर हो रही होती। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो सैलरी बढ़ेगी ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल उसकी सैलरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उनके मुकाबले में बात करें तो आईटी के जो बंदे होते हैं उनकी सैलरी की होती है सबसे ज्यादा हाई होती है। ग्लोबल रीच एंड रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज। भाई इसमें क्या है, आप एक घर पे बैठे हुए इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वहां पर भी काम भी कर सकते हैं, जैसे फाइबर है, जैसे आपका अपवर्क है, वहां पर क्या है, वहां पे अमेरिका वाले, कनाडा वाले, जितने जो कंट्रीज हैं जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में वहां पे लोगों की छुट्टियां होती हैं, तो वो घर में बैठे हुए होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो अपने काम करवाने के लिए क्या करते हैं, फिर वेबसाइट पे काम डालते हैं। तो आप अमेरिका के लोगों का काम या दूसरे कंट्रीज के लोगों का काम आप घर बैठे आप कर सकते हैं, और फिर वो आपको क्या देते हैं, कुछ इंसेंटिव भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। तो इसमें पूरी दुनिया में आपकी रीच आसान हो जाती है। और रिमोट वर्क का मतलब होता है घर बैठे काम करना, किसी भी जगह पे काम करना। तो ये काम करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 इसकी क्या अहम चीज है, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए भाई, एक मैकेनिक है, ठीक है, वो एक बच्चे को ट्रेन करता है, कितना टाइम लगता है, साल लग जाता है, या 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। तो वहां पे जो स्किल भाई 1 साल में जो बच्चा सीखेगा वो उस लेवल का तो नहीं सीखेगा ना, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। लेकिन आईटी में स्किल को ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी बहुत आसान होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या इसको एक और ऐसे समझें कि भाई आपने किसी बंदे को क्या सिखाना है, किसी बच्चे को आपने गाड़ी का इंजन ठीक करना सिखाना है, तो क्या चाहिए होगा, कैसी आप बोलोगे भाई गाड़ी का ये बोनट होता है, ये इंजन होता है, ये गियर होता है, ये होता है, ये होता है, सीख जाएगा बच्चा? नहीं सीखेगा ना। पूरा गाड़ी का इंजन चाहिए होगा आपको, फिर गाड़ी के इंजन को खोलने के लिए वो सारे टूल्स चाहिए होंगे आपको, समझ आ रही है? और फिर हर टूल के बारे में, हर एक जो आप कह लें कंपोनेंट है गाड़ी का, उसके बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ऐसे ही है ना। तो हो क्या रहा है कि आपको एक वर्कशॉप बनानी पड़ेगी जिसमें गाड़ी का इंजन आएगा, सारे टूल्स आएंगे, फिर इंस्ट्रक्टर आएगा। तो स्किल ट्रांसफर करना वहां पर क्या है, मुश्किल है। लेकिन आईटी में देखें, अभी आप लोग 25-30 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, और मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज सिखाऊंगा आप सारे इजीली सीख जाएंगे। क्या यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? नहीं। ठीक है, एक ही टीचर मल्टीपल लोगों को क्या कर सकता है, सिखा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसमें स्किल ट्रांसफर करना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छी स्किल सीख ली जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो एक ही बंदा बहुत से लोगों को क्या कर सकता है, ट्रेन भी कर सकता है। तो इसमें स्किल ट्रांसफरेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान होती है। इस वजह से इन तमाम तर वजूहात को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आईटी का इंतखाब कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डेटा से क्या पता लग रहा है कि भाई इस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। ठीक है, इस पे ग्रो करने की बहुत ज्यादा क्या मौजूद है, एक वैल्यू मौजूद है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? तो भाई ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आईटी को चूज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं भाई, देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, कौन होता है भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसे कहते हैं? देखिए भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे पास एक ऐसा ग्लोबल इदारा है जो कि पूरी दुनिया के हालात को मेजर करता है, पूरी दुनिया के हालात को देखता है
भाई क्या चीज ग्रो कर रही है, क्या चीज डिक्लाइन की तरफ जा रही है, किस चीज का ट्रेंड डाउन हो रहा है, क्या चीज तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है। और फिर पूरी दुनिया को स्टडी करने के बाद, तरक्की याफ्ता ममालिक को स्टडी करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ आने वाले जो 10 से 20 साल हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं। भाई कौन से कामों की क्या होगी, वैल्यू होगी, कौन से कामों की वैल्यू नहीं होगी, कौन से काम डिस्कार्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और कौन से काम ग्रो करेंगे। तो देखें जितने भी, देखें शुरू में क्या लिखा हुआ है, टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब। भाई इन सारे फैक्टर्स में, इन सारी फील्ड्स में हमारी जॉब्स आने वाले 10 से 20 सालों में इंक्रीज होंगी, और इन सारे सेक्टर्स में हमारी जॉब्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। यानी कि ये जॉब्स खत्म होने वाली, ये जॉब्स इंक्रीज होने वाली हैं। तो देखें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं सारी की सारी, इसके अंदर 99% जॉब्स किससे रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी आप उठा के देख लें। भाई हमारे पास एआई है, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये आपकी आईटी की फील्ड है। फिर सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, ये आईटी की फील्ड है। फिर बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस, ये हमारी क्या आईटी की फील्ड है, समझ आ रही है। फिर बात करें जो डिक्लाइनिंग फील्ड है वो क्या है, बैंक टेलर एंड रिलेटेड क्लर्क। भाई जो क्लर्क होते हैं, जो कि मैनुअल खाता क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, जो नोट वगैरह गिन रहे होते हैं, कैशियर होते हैं, उनकी फील्ड क्या, उनकी जॉब खतरे में। फिर बात करें पोस्टल सर्विस क्लर्क, जो भाई पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बैठे हुए होते हैं, सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं, उनकी जॉब खतरे में। डेटा एंट्री करने वाले, जो कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉब भी क्या खतरे में। आजकल क्या है, बार कोड्स आ गए हैं, आप जैसे स्कैन करते हो इन्फॉर्मेशन को, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है आपके उसमें। आपने पेज टाइप करना है, आप तस्वीर लेते हो और पूरा टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है, समझ आ रही है। तो जो पहले होता था टाइपिंग, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके तो मजे हैं, भाई कोई मजा नहीं है। आजकल क्या है, तस्वीर लो, वो पूरे का पूरा पेज सेकंड्स में आपके पास आ जाएगा, समझ आ रही है आजकल। तो क्या करें, आईटी से रिलेटेड सारी जॉब्स क्या होंगी भाई, आपकी इंक्रीज होंगी, और ये सारी जॉब्स क्या होंगी, आपकी डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। ठीक है भाई, तो खैर ये आपको मैं दे दूंगा, आप उसको डिटेल देख लीजिएगा। चले आगे, आज तक समझ आ रही है। तो भाई इस पूरी बात का खुलासा क्या है, खुलासा ये है कि भाई आईटी में ग्रो करने के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और मौके मौजूद हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल भाई यहाँ तक आपका, कोई सवाल, कोई इश्यू, कोई मसला, अगर है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई, कोई सवाल नहीं है, चले गुड हो गया। अच्छा भाई उसके बाद देखें, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कुछ आइडिया? हाँ कौन बता रहे हैं, बताओ बेटा, खड़े हो जाओ, शाबाश। ठीक हो गया, जबरदस्त। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब, हाँ बेटा गुड। हाँ भाई और कोई ऐड करना चाहेगा, क्या होता है कंप्यूटर? हाँ भाई आप ऐड करना चाहेंगे, जबरदस्त, ठीक है जबरदस्त, ठीक है जबरदस्त। हाँ भाई और कोई ऐड करना चाहेगा? ठीक है, ठीक हो गया, जबरदस्त, बैठो। और कोई ऐड करना चाहेगा? भाई देखें, अब इस बच्चे ने कहा कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक किससे निकला है, इलेक्ट्रॉन से निकल है। तो आपने पढ़ा होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसे कहते हैं, फिजिक्स वाले तुक्का लगाओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं ना। तो भाई हर वो चीज जो कि क्या करती है, बिजली से चल रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर देखें, अगर हम बात करें कंप्यूटर की वर्डिंग के लिहाज से, हम बात करें कंप्यूटर के वर्डिंग के लिहाज से बात करें, तो कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। देखिए सी का मतलब क्या है, कॉमन, ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग, पी एम का मतलब क्या है, मशीन, तो क्या बना, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ये आम ऑपरेटिंग मशीन है। पी का मतलब क्या है, पर्पसफुली, यानी कि मकसद के लिए यूज की जाती है। किस मकसद के लिए, पर्पसफुली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, टी से आ गया टेक्नोलॉजी, ई से आ गया एजुकेशन, आर से आ गया रिसर्च। भाई एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वर्डिंग के लिहाज से वर्ड टू वर्ड अगर इसकी हम क्या करें, इसकी हम डेफिनेशन निकालें एब्रीविएशन की, तो क्या बनती है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसफुली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च वर्क। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, भाई यहां तक समझ में आ गई ना। तो हमारे पास एब्रीविएशन के लिहाज से, वर्डिंग के लिहाज से कंप्यूटर की हमारी ये डेफिनेशन बनती है। लेकिन काम के लिहाज से बात करें तो कंप्यूटर क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। भाई देखें, अगर हम बात करें हमारे पास काम के लिहाज से, तो तीन चीजें आप लोग समझ लें। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है उसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कोई रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको इनपुट देते हैं। इनपुट को वो क्या करता है, इनपुट पे काम करता है, उस काम करने को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कर रहा है उसको, और फिर प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट की फॉर्म में क्या निकाल के देता है, हमें कुछ रिजल्ट निकाल के देता है, और जो रिजल्ट होता है क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है भाई, तो वर्डिंग के, वर्किंग के लिहाज से क्या बनेगा, कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करती है, क्या करती है भाई, डेटा को लेती है, डेटा पे वर्क करती है, और उसकी बुनियाद पर प्रोसेस करके क्या करती है, कुछ रिजल्ट जनरेट करके देती है हमें। ठीक है, जैसे हम फर्ज करें, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात करें तो किन चीजों से मिलकर बनता है, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हाँ देखिए, किसी भी मशीन का जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट जो कि टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या है, उसका हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या है, वो पार्ट जो कि इनटेंजिबल है, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर चाय की क्या बड़ी केटल पड़ी हुई है, देखे तो यार चाय पीनी है, केटल उठा के मैं क्या करूं, लेकर आजू, नहीं ला सकता, क्योंकि ये इनटेंजिबल है, ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में मौजूद है। समझ आ रही है। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास, वो हिदायत होती हैं जो कि मेरे हार्डवेयर को बताती हैं कि भाई आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल में मुझे बताएं इसका हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर ये पूरा आपको नजर आ रहा है ना, स्क्रीन हो गया, बैटरी हो गई, ये इसका हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल है, कौन सा ओएस सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एंड्रॉइड है, आईफोन में क्या होता है, आईओएस होता है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये जो सा सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है, ये हमारे हार्डवेयर को बताता है कि आपने क्या काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, अब फर्ज करें भाई, ये बात समझ आ गई आप लोगों को, कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, डेटा को, नहीं, डेटा को पहला स्टेप, डेटा को लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, यानी कि उस पर वर्क करती है, फिर क्या होता है, कुछ आउटपुट देती है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं, जिसको छू सकते हैं, जैसे ये कंप्यूटर आपके सामने, तो हार्डवेयर पार्ट क्या है इसका, ये एलसीडी क्या है, हार्डवेयर है। अच्छा, ये कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। ये माउस क्या है, ये सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से चीज चल रही है। अच्छा, अगर बात करें इंसान को एक सुपर कंप्यूटर कंसीडर करें, तो हमें बताएं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन को आप इंसान पे कैसे लगा सकते हैं, कौन लगाएगा, सोचें थोड़ा सा। और कंप्यूटर की इस डेफिनेशन को, ये जो अभी हमने पढ़ी है, इसको अप्लाई करें कहां पर, इंसान पे अप्लाई करें कि भाई इनपुट ये होता है सर, प्रोसेसिंग ये होती है, आउटपुट ये होता है, और हार्डवेयर ये होता है, सॉफ्टवेयर ये होता है। बताओ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, सही है, ठीक है, जबरदस्त, ठीक हो गया बेटा, जबरदस्त। बैठो। और कोई ऐड करना चाहेगा? आउटपुट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त। और कोई ऐड करना चाहेगा? हाँ भाई हीरो, क्या होता है? एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त हो गया। जो बाहर से लेते हैं वो क्या है? इनपुट, जबरदस्त। हाँ भाई, और कौन ऐड करेगा? लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में। चुप के बैठे हुए यार, आगे सारी सीट्स खाली हैं, पीछे बैठे हुए। हाँ लास्ट में, आप ही से कह रहे हो। नाम क्या आपका? हाँ, बताओ भाई, बताओ कुछ, क्या सोचा आपने? इम्प्लीमेंट करें भाई, सोचें थोड़ा। हाँ भाई, और कौन बताएगा? बताओ, शाबाश। ठीक है, जबरदस्त। एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। हाँ भाई शहजादे, आप बताओ। हाँ, ग्लासेस। बैठो बेटा, सोचो। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बैठो, बहुत शाबाश। अच्छा भाई देखें, हाँ भाई आप बताओ। हाँ आप बताओ। ठीक हो गया, गुड। बैठो। हाँ भाई शहजादे। ठीक है, देखिए छू तो अगर चीरा मीरा लगाते हैं तो डॉक्टर तो दिल को भी छू सकता है ना, है ना? ठीक हो गया, चले, जबरदस्त। देखिए भाई, इंसान क्या है हमारा, ये पूरा एक कंप्यूटर समझ लेते हैं। अब इनपुट क्या है भाई? देखें, इनपुट हमारे पास है कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये डेटा आप ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो माइंड है क्या कर रहा है? इस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इस डेटा पे काम कर रहा है, और आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है उर्दू समझने वाला, है ना? अगर मैं भी चाइना में बात कर रहा होता या फारसी में बात कर रहा होता, क्या समझ आती? नहीं आती ना। क्यों? अंदर वो सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं है। चाइना वाली कोई वीडियो लगाने को समझ नहीं आएगी, ची चू चा हो रहा होगा, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात कर रहे होंगे आपस में, लेकिन हमें समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हमारा मौजूद नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर बाहर की दुनिया से जा रही है, ये क्या है? हमारा इनपुट हो गया। ठीक है आप लोगों ने? फिर क्या हो रहा है? हमारा माइंड इसमें वर्क कर रहा है भाई। अगर देख रहा है कि भाई ये जो इनपुट आ रहा है ये मेरे समझने के काबिल है, उस पर वर्क कर रहा है और इसका कुछ मीनिंग क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है, और बात समझ आने के बाद आपके जो फेसिस के एक्सप्रेशन है उससे मुझे समझ आ रहा है कि भाई आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आपके एक्सप्रेशन जो आपके फेसिस पर आ रही है क्या है? ये आउटपुट है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पास जो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, और हार्डवेयर की बात करें भाई, जो भी इंसान के फिजिकल पार्ट हैं ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या हार्डवेयर दुनिया का सबसे जबरदस्त हार्डवेयर हो? क्या सॉफ्टवेयर के बगैर वो काम का है? नहीं ना भाई। इसके अंदर से आपने देखोगा अक्सर मोबाइल करप्ट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। तो जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग के आगे जाता ही नहीं है, अटक जाता है। मेटरोला का तो आगे जाता ही नहीं, हमें फिर फ्लैश करवाना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर खराब हो गया। तो जब सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो हार्डवेयर हमारा किसी काम का नहीं रहता। जैसे कंप्यूटर की विंडो खराब हो गई, भाई दुनिया का फास्ट तरीन कंप्यूटर है तो किसी काम का ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहा इसके अंदर। इसी तरह से इंसान के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं। कोई इनपुट डिवाइस होता है, कोई इनपुट हार्डवेयर होता है, कोई आउटपुट हार्डवेयर होता है। इनपुट हार्डवेयर क्या है? इंसान की बात करें, इनपुट हार्डवेयर क्या है? हमारे कान हो गए, हमारी आंखें होगी, सारी क्या हमारे इनपुट है। तो डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या है इंसान का? सॉफ्टवेयर क्या है?
वो एक चीज जिसको निकालने इंसान नहीं रहता। हाँ, कौन कौन बोला अभी? हाँ, जबरदस्त भाई। देखिए, सॉफ्टवेयर इंसान का क्या है? इंसान की रूह है भाई। जिस्म कितना भी पावरफुल हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही सेहतमंद हो, अगर रूह को निकाल दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो रूह इंसान की क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो कि हार्डवेयर को बताती है भाई आपने काम करना है कि नहीं करना। रूह अच्छी होगी, अच्छे असरात होंगे तो ये पूरी बॉडी क्या करेगी? अच्छाई की तरफ जाएगी, है ना। बुरी प्रोग्राम होगी तो फिर बुराई की तरफ जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई? अच्छा भाई, देखिए आगे चलते हैं फिर। भाई देखें, अब जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ये आपके सामने कंप्यूटर की जो स्क्रीन आती है इसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अब इस डेस्कटॉप के ऊपर ये छोटी छोटी इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे आइकन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, ये वाली जो बार आ रही है जहां पर आपको पावर पॉइंट नजर आ रहा है, आपको क्रोम नजर आ रहा है, आपको ये सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, आपको फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, ये क्या है? इस बार को हम क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, इसको हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? भाई कंप्यूटर को आप जो भी टास्क दोगे ना, आप कंप्यूटर से कहोगे पावर पॉइंट को ओपन कर दे, गूगल क्रोम को ओपन कर दे, जितने भी कंप्यूटर पे टास्क आपके होंगे वो सारे इस बार के ऊपर आ रहे होंगे, इसलिए इस बार को हम क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। अच्छा, ये जो पीछे इमेज नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वॉलपेपर कहते हैं या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम बात करें, ये वाली जो एरिया इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। भाई आपके कंप्यूटर में वायरस आया, आपके कंप्यूटर को अपडेट करने की जरूरत है, वो सारी नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, फिर यहां पर आए तो ये आपको विंडो नजर आ रही है, इस विंडो को हम क्या कहते हैं? ये हमारा देखें, ये स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू, ये विंडो वाले बटन पे आप जाएंगे तो यहां से आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारे आइकन्स हो गए, ये हमारा स्टार्ट बटन हो गया, ये हमारी टास्क बार हो गई, और ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया हो गया, और जो पीछे तस्वीर नजर आ रही है क्या? हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। भाई यहां तक क्लियर? कोई मसला, कोई इशू? क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। भाई जो फिजिकल कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर के, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। और जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं हमारे पास, जो कि क्या होते हैं, किसी खास मकसद के लिए हम क्या करते हैं? बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए हमने गूगल क्रोम बनाया हुआ है, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए पावर पॉइंट बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए MS वर्ड बनाया हुआ है। तो ये सारे के सारे हमारे किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो क्या हमारे पास कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU, रैम, ये सारी की सारी क्या हमारी हार्डवेयर है। अच्छा, जो बात करें सॉफ्टवेयर की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर की मिसाल है। यहाँ तो कोई मसला? क्लियर है? चलिए, अच्छा भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ सामने नजर आ रहे हैं। स्काइप हो गया, CD के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, या आपके जो प्रोग्राम है सारे सॉफ्टवेयर, और बाकी जो फिजिकल चीजें वो आपकी हार्डवेयर। अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास हार्डवेयर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट हार्डवेयर क्या होगा ये बताएं मुझे जरा। कीबोर्ड, माउस, काम क्या होगा इनका? इनपुट मतलब क्या चीज? सिंपली क्या करेंगे? ठीक हो गया। और भाई ठीक हो गया। और भाई बताएं जरा, और इनपुट आउटपुट क्या होता है? ठीक है, जबरदस्त टूल्स हैं भाई। और कोई ऐड करेगा, और कोई बताना चाहेगा?
ठीक है, सीडी इनपुट डिवाइस है, ठीक हो गया, सही है, ठीक हो गया। और कोई बताना चाहेगा? हाँ भाई, ये तुम बताओ। ठीक हो गया, जबरदस्त। भाई देखें, एक बात याद रखें, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो हमारी बात नहीं समझता, समझ आ रही है? हमारा कंप्यूटर क्या करता है, 1010 बाइनरी डिजिट पे ऑपरेट हो रहा होता है, 1010 की लैंग्वेज समझ रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एफ ए लिखा है, तो ए कंप्यूटर उसको क्या, मुझे तो ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कंप्यूटर क्या समझ रहा है, 1010101010 एक पूरा सेट बन रहा है बाइनरी डिजिट का, तब जाके ए डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन पर, समझ आ रही है? तो कंप्यूटर हमारी बात नहीं समझता। जैसे मैं जाऊं किसी चाइना वाले बंदे के पास और उससे उर्दू में गुफ्तगू करूं, तो क्या उसको मेरी बात समझ आएगी? नहीं। क्या मुझे उसकी बात समझ आएगी? ना उसको मेरी समझ आएगी, ना उसकी मुझे समझ आएगी। तो हमारे पास अपनी बात को समझाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात को समझाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो डिवाइस हमारी क्या होती है? इनपुट होती है, इनपुट डिवाइस होती है। भाई बात समझ आ रही है? इनपुट डिवाइस को मतलब ये हरगिज ना समझे कि भाई आप किसी चीज को इन कर रहे हैं और ये इनपुट हो गया, जो हमें दिखा रहे हैं वो आउटपुट हो गया। भाई वैसे तो आप देखें, एलसीडी की वायर आ रही है ना, एलसीडी की वायर आप क्या कर रहे हो? आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हो, तो ये क्या है? इनपुट हो गया ना, ठीक है। तो एलसीडी इनपुट होना चाहिए, लेकिन इनपुट डिवाइस तो नहीं, आउटपुट डिवाइस है हमारी। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो डिवाइसेस जिनके जरिए से इंसान अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाती हैं? हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैंने अपनी बात रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर के अंदर, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना हमारी जो क्लास चल रही है। अब जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात जो है ये साउंड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन डायरेक्टली साउंड एनर्जी मेरी यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकती। तो ये जो माइक है मेरा, ये माइक क्या करता है? ये माइक मेरी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये सिग्नल मेरे सीपीयू में जा रहे हैं। सीपीयू क्या कर रहा है? फिर इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करवा रहा है। तो यहाँ पर ये जो माइक है, ये माइक क्या है? ये मेरी बात समझा रहे कंप्यूटर को, तो लिहाजा ये कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। फिर मैंने कोई क्या किया, मैंने कोई ऑडियो प्ले की कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की ऑडियो प्ले हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने स्पीकर निकाला हुआ है, तो जो कुछ प्ले हो रहा है क्या मुझे वो सुनाई दे रहा है? नहीं ना भाई, प्ले तो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुनने की सलाहियत नहीं रखता। मुझे साउंड की फॉर्म में क्या चाहिए? साउंड एनर्जी की फॉर्म में चीज को मैं सुन सकता हूँ। लिहाजा स्पीकर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो बात फिर हमें सुनाई देती है। तो स्पीकर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, भाई मैं जो कुछ टाइप कर रहा हूं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करें, भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, लिख रहा हूँ ए, बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं ए यहाँ पर जो मैंने बनाया क्या कंप्यूटर को समझ आ रहे? नहीं। तो कंप्यूटर को ए समझाने के लिए हमने क्या बनाया? कीबोर्ड बनाया। यहाँ पे ए लिखते हैं, वायर के जरिए से सिग्नल जाता है, ये डिवाइस क्या कर रही है? उस मैकेनिकल मेरे पुश को चेंज कर रही है, ए की ट्रांसलेट कर रही है ए में, और ये कोड में चेंज हो रहा है। तो लिहाजा कीबोर्ड भी मेरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और माउस के जरिए से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक में माउस पे कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो लिहाजा ये माउस क्या कर रहा है? मेरी मनचाही पोजीशन को एक्सेस करने में मेरी मदद करे। कंप्यूटर को बता रहे कि भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है। तो माउस भी क्या हमारा? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, अब कंप्यूटर क्या कर रहा है? इनपुट समझ में आ गया? ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? अब मैंने अपनी बात कंप्यूटर को समझा दी, कंप्यूटर ने मेरी बात समझ ली। अब मेरी बात जब उसके पास जाएगी, कंप्यूटर क्या करेगा? उस पर वर्क करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अभी हमने पार्ट समझ के आया, कंप्यूटर का वर्क समझ के आया। तो जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वो एक आउटपुट जनरेट करेगा।
क्या आउटपुट मैं समझ सकता हूँ? भाई आउटपुट भी जो होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, बाइनरी 0101 की फॉर्म में होगा, तो लिहाजा उस आउटपुट को मैं समझ नहीं सकता। तो उस आउटपुट को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विजय केबल आप देख रहे हैं, वायर देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की आपके कंप्यूटर में लगती है, वो बुनियादी तौर पे क्या करती है, वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेती है और उनको कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में जो इंसान समझ सकते हैं। तो लिहाजा वो सामने आपके क्या होता है, वो सामने चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है, जो भी आपने वहां पर टाइप किया होता है। समझ आ गई? तो ये काम होता है हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या करती है, क्या काम होता है इसका? नहीं, काम क्या होता है? हाँ, इंसान की बात को कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर तक लेके जाना। और आउटपुट का काम क्या होता है? कंप्यूटर की बात इंसान को समझाना। अच्छा, अब देखें, अब जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं आप, और आपने प्रिंट निकाला, तो प्रिंट निकाला, प्रिंटर से वो प्रिंट बाहर आया, तो ये क्या है, वो जो प्रिंट निकला उसको आप समझ सकते हो ना? तो लिहाजा प्रिंटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, जो प्रोजेक्टर होता है जो आप देखते हो, तो वो कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। फिर आप पेनाफ्लेक्स प्रिंट करवाने के लिए जाते हो, तो जो प्लॉटर्स होते हैं हमारे पास, वो कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। भाई ये बात समझ आ रही है ना? तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी हमने देख लिया। इनपुट डिवाइसेस क्या है, जो क्या करती हैं, बात को कंप्यूटर तक लेके जाती हैं। ठीक है भाई। आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर की बात को बाहर निकालती हैं। फिर भाई देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है, इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस, ये वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं विच टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को जो इस्तेमाल कर रहा होता है उससे इंफॉर्मेशन लेती है, कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इनको कन्वर्ट करती है, एंड ट्रांसमिट इट टू द प्रोसेसर, और प्रोसेसर के पास भेजती है। प्राइमरी फंक्शन द इनपुट डिवाइस इज टू अलाउ ह्यूमन टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। जो मेन मकसद होता है हमारी इनपुट डिवाइसेस का, वो ये होता है ताकि कोई इंसान कंप्यूटर के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ माउस अलाउ द यूजर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। जो माउस होता है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है यूजर को कि वो क्या करे, मूवमेंट को, पॉइंटर की कंट्रोल करे। ठीक है। ये सारी मिसालें किसकी, हमारी इनपुट डिवाइसेस की। जैसे वेबकैम हो गया, ये क्या कर रहा है, हमारी इमेज को कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है। गेम कंट्रोलर क्या इनपुट डिवाइस है। जो बारकोड होता है शॉपिंग मॉल पर, वो भी क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। और जो स्कैनर होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, हमारे कंप्यूटर में लेके जाता है, वो भी क्या हमारी इनपुट डिवाइस है। फिर बात करें आउटपुट डिवाइस की, ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस टेक डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम एंड कन्वर्ट इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमंस। भाई आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से डेटा लेती हैं और उसको फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जिनको इंसान क्या कर सकता है, समझ सकता है। इंटरप्रेटेड यानी कि समझ सकता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल द प्रोसेसर टू द यूजर, तो भाई प्रोसेसर ने जो इंफॉर्मेशन आउटपुट की है, हमारा जो मॉनिटर होता है इसको क्या करता है, आप तक डिस्प्ले करता है, इंसानों तक। ठीक है भाई। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये सारी की सारी जो आपको नजर आ रही है, कौन सी क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा, अब एक काम करें, जितना अब तक हमने पढ़ा है इसको आप एक दफा रिवाइज कर लें। कोई देखें जहन में क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछें।